साथियों, कल के वीडियो में हमने पढ़ा था संविधान के बारे में। जो कल का वीडियो था वो बेसिकली आपको ये समझ देना था कि संविधान क्या है, कैसे बना और इसका देश में क्या महत्व है और कैसे काम करता है। आपके अंदर जो भी कन्फ्यूजन रहे होंगे, बेसिकली मेरे ये जो मैं एक या दो वीडियो बनाऊंगा, ये दोनों उन लोगों के लिए हैं जो बिल्कुल नए हैं, बिगिनर्स हैं, जो पहले से पढ़े हैं या कोई हायर कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए ये नहीं है। क्योंकि इसमें मैं केवल और केवल बेसिक चीज़ें बताऊंगा और स्पेशली रीड के लेवल 1 और लेवल 2, जिसमें बहुत कम सिलेबस है और लोगों ने इस पार्ट को छुआ भी नहीं होगा, लेकिन एक या दो क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप थोड़े से समय बर्बाद करके अगर इतना पढ़ लोगे तो आई थिंक आपके लिए यूज़फुल होगा। तो आज हम समय न बर्बाद करते हुए उससे आगे चलते हैं। तो लास्ट वीडियो में हमारी ज़्यादातर बातें फैक्चुअल नहीं हुई थी, एक संविधान को समझ को लेके थी, और आज हम उससे आगे उसको लेके पढ़ेंगे। और आज हम जो भी संविधान से संबंधित है सारा खत्म कर देंगे। इसके जो अगला एक और वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको स्टेट्स में जो भी संविधान से संबंधित चीज़ें हैं, राज्य में स्पेशली राजस्थान में, उससे संबंधित बताऊंगा। तो टोटल 3 वीडियो ये होंगे और चौथे में मैं कंक्लूजन शायद अगर बनाना पड़ा कि टोटल ऑल ओवर का जो कंक्लूजन रहेगा वो बना दूंगा। तो पहला ही वो था उसको समझ को लेके, आज हम थोड़ा फैक्चुअल देखेंगे और तीसरा वीडियो हम स्टेट्स को लेके बनाएंगे। तो शुरू करते हैं हम आज का ये वीडियो। इसमें जैसा कि आपको पता है, मैंने आपको बताया था कि संविधान में टोटल उस दिन आपको बताया था, आपको याद ही होगा कि जो संविधान की किताब है, ठीक है, इसमें टोटल 395 आप चैप्टर कहो या मैं इसको आर्टिकल कहूँगा, या आप हिंदी में इसको अनुच्छेद कहो। 395 इसमें अनुच्छेद हैं, 22 इसके चैप्टर हैं, यानी कि 22 भाग हैं। और इसके साथ में यहाँ पे एक अलग से किताब लिखी गई जिसमें लिस्ट लगी है, जिसको हमने बोला था अनुसूची। अनुसूचियाँ केवल एक लिस्ट है, जो चीज़ हम इसमें मेंशन करना चाहते थे अगर इसमें करते तो ये बहुत लेंदी हो जाती किताब। इस वजह से हमने इसके साथ में अलग से लिस्ट आउट करने के लिए एक बना जिसको अनुसूचियाँ कहते हैं। हाल फिलहाल ये 12 है। तो ये चीज़ें हमने जो पढ़ी थी, आज हम इसमें जो ये चैप्टर हैं, ये आपके प्रोस्पेक्टिव से जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो एक बार एक पढ़ेंगे कि आपके कौन कौन से काम की चीज़ें हैं। तो इसमें जो पहला चैप्टर है वो और दूसरा चैप्टर, इसमें से आपके यहाँ कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। पहले चैप्टर में भारत जो देश बनाया, उसके राज्य, उसके यूटीज, उसकी बाउंड्रीज, ये सब चीज़ें लिखी हुई है। सिमिलरली पहली अनुसूची में भी इसी के लिस्ट आउट की गई कौन कौन से हमारे राज्य रहेंगे, कौन कौन सी अनुसूचियाँ रहेगी। तो पहला दूसरे में आपका कोई विशेष क्वेश्चन आएगा नहीं। दूसरा जो भाग है या दूसरा जो चैप्टर है, उसमें सिटीजनशिप के बारे में आपने जैसे सुना ही था, एनआरसी वगैरह जो आ रहा था, एनआरसी का अमेंडमेंट था कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है। तो ये भी, इसमें भी आपके कोई प्रोस्पेक्टिव से क्वेश्चन नहीं बनेगा। तीसरा भाग है वो आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाएगा, आपके लिए नहीं सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे भाग में है फंडामेंटल राइट, यानी कि हमारे मूलभूत अधिकार। हमारे देश में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस अगर किसी पार्ट को दी गई है, या आज भी पूरे संविधान में अगर सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर भाग है या सबसे इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर आप कह सकते हो तो फंडामेंटल राइट है। इसको बहुत इंपॉर्टेंस दी गई है। आप इसे कह सकते हो कि मैग्ना कार्टा ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैग्ना कार्टा इन द सेंस एक ऐसा पत्र जिसमें सारी शक्तियां निहित हो। तो पहले जैसे मैग्ना कार्टा हमने सब ब्रिटेन से लिया है। जैसे ब्रिटेन के राजा ने जब इंडिया में वो लोग आए थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो उन्होंने जो वहाँ के राजा ने जो उसे फरमान जारी किया था, मैग्ना कार्टा मतलब शाही फरमान, तो उनको जो जारी किया था तो उन्होंने उसे मैग्ना कार्टा कहा था। सिमिलरली हमने हमारे जब फर्रुखसियार ने इनको जब दिए थे तो वो सभी मैग्ना कार्टा उनको बोला गया था। तो आप इसे कॉन्स्टिट्यूशन का मैग्ना कार्टा, ये क्वेश्चन आएगा इसलिए मैं आपको मैग्ना कार्टा बोल रहा हूँ। तो ये मैग्ना कार्टा से बोला जाता है। और इस भाग में आपके लिए जो विशेष चीज़ें रहेगी, आपको ये अपने पर्सनली लाइफ के लिए भी पक्का याद होना चाहिए कि हमें संवैधानिक तौर पे पहले 7 अधिकार थे, एक हट गया है, राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार अभी हट गया है, वो केवल और केवल अब लीगल अधिकार बचा है। आर्टिकल 300A में वो लीगल अधिकार है, वह अब मूलभूत अधिकार नहीं रहा है। मूलभूत अधिकार केवल 6 है। मूलभूत अधिकारों से मतलब ये है कि अगर जो जो आपके मूलभूत अधिकार है, अगर कोई भी व्यक्ति या स्टेट या गवर्नमेंट, स्टेट इन द सेंस गवर्नमेंट, कोई भी व्यक्ति, गवर्नमेंट या कोई प्राइवेट कंपनी, कोई भी अगर आपके इन 6 मूलभूत अधिकारों में से किसी एक का भी हनन करता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। बाकी किसी केस में आप डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं। आपको कोई क्रिमिनल केस हो जाए, सिविल केस हो जाए, आपके साथ कुछ भी अगर नाइंसाफ़ी होती है तो एक प्रोसीजर बनाया कोर्ट का कि पहले आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाएंगे, उसके बाद वहाँ अगर आप संतुष्ट नहीं है तो हाई कोर्ट जाएंगे, वहाँ संतुष्ट नहीं है तो आप अपील कर सकते हो सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन फंडामेंटल राइट यानी कि जो आपके मूलभूत अधिकार है, यह एकमात्र ऐसे अधिकार है आपके पास हमारे से संबंधित जिनमें अगर इनका हनन होता है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जाओगे कि भैया ये मेरे मूलभूत अधिकार को हनन कर रहा है। वो कौन से हैं आपको याद होनी चाहिए। ये 6 है। समानता का अधिकार, समानता में से सभी व्यक्ति बराबर है गवर्नमेंट की नज़र में, या हर एक, जैसे हम किसी भी गवर्नमेंट की भर्ती हो या कोई भी चीज़ हो कोर्ट के सामने, या गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी ला रही है, कोई योजना ला रही है, उसके अंदर किसी भी एक पर्टिकुलर जाति, जनजाति, धर्म को लेकर नहीं, सबको समानता नज़र से देखते हुए ये योजना ला सकती है।
अब आपके अंदर क्वेश्चन आया होगा कि रिजर्वेशन कैसे, वहाँ तो हम समान नहीं है। प्लस कहीं क्वेश्चन आया होगा कि कहीं कहीं भर्तियों में जैसे डिफेंस में है तो लेडीज़ कम जा सकती है, तो यार वहाँ समानता नहीं है। ऐसी कई चीज़ें जिनमें समानता हमारे देश में अभी नहीं है। तो हर एक हमारा जो भी अधिकार दिया गया है, उस हर एक अधिकार के अंदर एक क्लॉज डाल देते हैं गवर्नमेंट कि हाँ सबको समानता है, लेकिन उसमें एक बट लग जाता है यानी खत्म। लेकिन कुछ पर्टिकुलर चीज़ों के लिए इस समानता का हनन किया जा सकता है देश के हितों को ध्यान में रखते हुए। वो हित क्या होंगे कि देश की सिक्योरिटी या देश के ऊपर कोई अगर हमला हो जाए, इमरजेंसी हो जाए तो आपके अधिकार छीन लिए जाएंगे। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कुछ समय के लिए महिलाओं को पुरुषों से ज़्यादा अधिकार दिए जा सकते हैं। SC ST के सशक्तिकरण के लिए कुछ समय के लिए उन्हें बाकी से ज़्यादा अधिकार। तो वो क्या है कि ये अधिकार तो दिए हैं, साथ में जो बट लगा दिया, उस बट के साथ में ये सारी चीज़ें आ गई। जैसे आप कृष्णा देखते थे ना कि कृष्णा हर चीज़ को सुन के हाँ आप बिल्कुल सही हैं, परंतु उस परंतु के साथ में वो अपना क्लॉज डाल देता था और सामने वाले की बात को काट देता है। तो उसी तरह संविधान ने भी हर आर्टिकल के अंदर जो जो हमें अधिकार दिया है उसके साथ में एक परंतु लगा है और परंतु के साथ में वो चीज़ें एक लिमिट कर दी है। तो उसके लिए आप वो मत सोचिए कि अगर समानता का अधिकार है तो हमारे पास नहीं है। कुल मिला के आपको क्या याद रखना है, इसमें 6 मूलभूत अधिकार है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, दो समानता और स्वतंत्रता। उसके बाद याद रखना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक मूल्यों का अधिकार, यानी कि धार्मिक और सांस्कृतिक। समानता स्वतंत्रता दो दो से शुरू हो रही है, उसके बाद धार्मिक और सांस्कृतिक। तीसरा आ जाएगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। 5 हो गए। छठा है अगर इन्हीं अधिकारों में से कोई अगर हमारे संविधान हमारे साथ सही नहीं कर रहा है, यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संविधान मान लो आपको कोई लॉ देता है या संविधान ने कोई गलत चीज बना दी है, तो आपका ये अधिकार है कि संविधान जो है अपने ही चीज़ों को सही करे, अपने ही दिए गए ऑर्डर को सही कर सके, इसलिए उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 अधिकार है, आपको समझ आए तो वेल एंड गुड, नहीं आए तो 6 तो रटने ही पड़ेंगे और लाइफ टाइम के लिए रटने पड़ेंगे। ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें ये 6 अधिकार नहीं आते, और आपको वैसे भी पता होनी चाहिए। तो इनके बारे में ज़्यादा बात नहीं करेंगे इस पार्ट में। जो इसका पहला चैप्टर, टोटल 22 चैप्टर है, 22 में पहले में से आपको कुछ नहीं आएगा, ना ही याद करना है ना दूसरे में से आएगा। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल आपको 6 अधिकार याद रखने हैं आपके प्रोस्पेक्टस से अभी, और इसमें से कुछ नहीं आएगा। वो 6 कौन कौन से, क्वेश्चन यही आएगा इनमें से कौन सा मूलभूत अधिकार है, और ऑप्शन में वो राइट टू प्रॉपर्टी जरूर देगा, संपत्ति का अधिकार जरूर देगा। और वहीं आप कंफ्यूज हो गए, यार रजिस्ट्री तो होती है, संपत्ति का अधिकार तो होना चाहिए। नहीं, रजिस्ट्री होती है, संपत्ति आपके नाम होती है, बिल्कुल वो अधिकार है, लेकिन वो एक लीगल राइट आर्टिकल 301 के अंडर, ना कि इस भाग के अंदर। वो मूलभूत अधिकार नहीं है। बस मैं आपको यहाँ यही याद दिलाना चाहता हूँ कि जो आपका संपत्ति का अधिकार है वो आपका मूलभूत अधिकार नहीं है। बाकी जो 6 अधिकार है वो आप अच्छे से याद कर लेना, उन्हीं में से कोई ना कोई ऑप्शन रहेगा। इस भाग में से आपके एग्जाम में यही क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद जो अगला भाग है, भाग 4, ये इस भाग के अंदर आपको भाग 3 के अंदर संविधान ने आपको अधिकार दिए हैं कि ये आपके अधिकार है। उसके बाद में भाग 4 के अंदर उन्होंने राज्य को एक निर्देश दिए कि चलो ये तो इन्हें अधिकार है ही जो हम दे रहे हैं, यानी कि एक संविधान ने हमें ये 6 अधिकार दे दिए कि ये अधिकार तो इन्हें हम दे रहे हैं। इसके अलावा संविधान ने हमें 6 मूलभूत अधिकार दिए। उसके बाद संविधान ने राज्यों को बोला, जैसे हमारा राजस्थान है या जितने भी हमारे भी देश के अंदर राज्य हैं, 28 जो राज्य हैं, उनको ये बोला कि इनको ये मूलभूत अधिकार तो संविधान ने अपने से प्रोवाइड किया, उसमें राज्य का कोई रोल नहीं है, वो हमें संविधान ने दिए। उसके बाद कि नीति, ये जो कुछ निर्देश मैं आपको दे रही हूँ, अगर आप हो सके तो इनका भी पालन कीजिए, इनकी भलाई के लिए। यानी कि ये तो मैंने दे ही दिए हैं, बाकी ये जो कुछ चीज़ें हैं जैसे कि पर्यावरण का बचाव, वो उस राज्य के लिए भी था और हमारे लिए भी है कि इन चीज़ों को लागू करें ताकि देश का भला हो, पर्टिकुलर बंदे का भी भला हो। तो वो क्या थे, निर्देश थे। अब अधिकार और निर्देश, इनका जो फर्क है वही क्वेश्चन में, एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें जो फर्क है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपके अधिकारों का कोई हनन करता है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और जो राज्य ने निर्देश दिए हैं, अगर कोई राज्य उन निर्देशों का पालन नहीं करता तो आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते कि राजस्थान राज्य निर्देशों का पालन नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो केवल और केवल निर्देश हैं। ऑर्डर और इंस्ट्रक्शंस दो चीज होती है, आदेश और निर्देश। जो हमें अधिकार दिए हैं वो आदेश हैं, आदेश के पालन नहीं करोगे तो आदेश के पालन ना करने पर दंड मिलेगा। लेकिन वह क्या है, निर्देश है, यानी कि आपको निर्देश दिए गए, अगर आप करोगे तो आपका भला हो जाएगा, नहीं करोगे तो एज यू विश। तो वो एक निर्देश है, उनके लिए हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। एग्जाम में क्वेश्चन यही आएगा कि क्या नीति निर्देश जो तत्व हैं उनका हनन करने पे हम सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? आंसर रहेगा नो। कहीं भी आप उसमें ये नहीं कि हाँ जा सकते हैं, नहीं, यही क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैंने आपको ये बेसिकली फर्क बताया कि उन्होंने हमें सीधा का सीधा जो दिए हैं वो राइट दिए हैं और वो हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और उन्होंने राज्यों को केवल और केवल निर्देश दिए हैं। अगर कोई राज्य उनका पालन नहीं करता तो कोई हम या राज्य, कोई भी दूसरा राज्य उसके लिए सुप्रीम कोर्ट उसको क्लेम नहीं कर सकता है।
इस पहला पार्ट आपके काम का नहीं है, जो कि राज्यों के बारे में, यूटीज के बारे में पता था। दूसरा सिटीजनशिप के बारे में, उसमें भी आपके कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तीसरा मूलभूत अधिकार, आपको मैंने बता दिया 6 के 6 आपको याद होने चाहिए। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक मूल्यों का अधिकार, धर्म का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये 6 के 6 आपको याद होना चाहिए। इनका मतलब पता तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो कोई दिक्कत नहीं है। चौथा जो पार्ट है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी या नीति निर्देशक तत्व, जो भी आप बोलें, उसमें से आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही क्वेश्चन आने के चांस है। पहला ये कि क्या हम इनके हनन पे कोर्ट जा सकते हैं, आंसर है नो। दूसरा, मैंने आपको जब संविधान पढ़ाया था पिछली क्लास में, तो सीधा से बताया था हमने जो संविधान बनाया है वो मैक्सिमम कॉपी पेस्ट किया है, लेकिन दूसरे कई देशों से लेके उनके जो भी वहाँ पे रूल्स थे वो क्या हमारे देश में सटीक है कि नहीं है, तो उनको वहाँ से कॉपी करके अपने यहाँ पे उनकी एप्लीकेबिलिटी कि वो यहाँ पे अगर लगाए जाएंगे तो क्या मान्य रहेंगे या क्या यहाँ पे सूटेबल है कि नहीं है, तो वो देख के उसमें थोड़ा बहुत चेंज करके कॉपी पेस्ट किया। तो ये जो हमने लिए नीति निर्देशक तत्व, ये कहाँ से लिए हैं, आयरलैंड से। और जो हमने अधिकार लिए हैं फंडामेंटल राइट, वो कहाँ से लिए, यूएसए से। ये दोनों क्वेश्चन बनते हैं। बस आपको अपने सिलेबस में केवल 2 ही चीज़ें ऐसी याद रखनी है कि हमने दूसरे देशों से क्या क्या लिए हैं। अमेरिका से लिए, अमेरिका सख्त देश है, सब जानते हैं कि आज सबसे पावरफुल चीज़ है। और नीति निर्देशक तत्वों से जो फंडामेंटल राइट है वो पावरफुल, मैंने आपको बताया वो पावरफुल है क्योंकि हम सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। तो पावरफुल चीज़ हमने कहाँ से ली है, अमेरिका से, क्योंकि अमेरिका पावरफुल है। और उससे थोड़ा कम पावरफुल, सीधी सी बात है, उससे कम ही है आयरलैंड, तो वो जो लिया है हमने आयरलैंड। 2 ही देश मैं आपको बता रहा हूँ। 2 अगर क्वेश्चन बनेंगे आपके सिलेबस में तो ये 2 ही बनेंगे कि नीति निर्देशक तत्व हमने किससे लिए हैं या फिर फंडामेंटल राइट हमने किससे लिए। तो सीधी सी बात है, अपन 2 ही याद रखनी है कि नीति निर्देशक तत्व अपन लिया हूँ आयरलैंड हूँ, और फंडामेंटल राइट लिया हूँ अमेरिका हूँ। अमेरिका ताकतवर है, फंडामेंटल राइट जो है वो ताकत रखे क्योंकि वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सको यहाँ रहने होने पर। तो इसी वजह से इन दोनों देशों का जो है ये आपको याद रखना है कि आयरलैंड और अमेरिका, यूएसए बोलो या अमेरिका बोलो एक ही बात है। इससे जो इस पार्ट में ये 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। आर्टिकल इनमें से आपको कोई पूछेगा नहीं। डीपीएस पे हमने आयरलैंड से लिए हैं, नॉट फोर्सफुल, इनमें हम डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उनको पालन नहीं करते तो हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाते हैं। पार्ट 4 में है, बस ये याद रख लेना। इसमें पार्ट चांस कम है लेकिन पूछ ले तो याद रख लेना, पार्ट 4 में नहीं भी रखो तो चलेगा। इसके बाद जो 5वां भाग है, अब हमने जब शुरुआत में संविधान बनाया तो ये लोग इन्होंने हमें अधिकार दे दिए, हमें फंडामेंटल राइट अधिकार दे दिए और राज्यों को बता दिया कि आपको ये निर्देशों का पालन करना है। तो राज्यों को भी उन्होंने सब कुछ बता दिया, लेकिन हमारे ऊपर जो अधिकार थे वो भी हमें दिए थे। राज्यों को जो निर्देश दिए थे उसमें भी यही कहा गया था कि लोगों की भलाई के लिए ये चीजें करनी, यानी कि दोनों तरफ से हमें मिल रहा था कुछ, हमारी कोई ड्यूटी नहीं थी, वो ड्यूटी राज्यों की थी। और जो अधिकार है ये पूरे देश की ड्यूटी थी कि हमारे अधिकारों की रक्षा करे, हमारी तरफ से कोई भी ड्यूटी नहीं थी। तो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करके ये ड्यूटी ऐड की गई। तो पहले जब इन्होंने बनाया भाग 1, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 ऐसे बना दिए। अब उसमें अमेंड करना था तो 4 और 5 तो पहले से ही, इनके बीच में कोई संख्या तो है नहीं, तो उन्होंने उसमें 4A लगा के एक नया भाग बना दिया, क्योंकि भाग 4 तो था वो पहले से डीपीएस में था ही, ठीक है, और 5 अलग से पहले से बना था, तो 4A भाग 4A करके इन्होंने एक नया पार्ट बनाया, ठीक है। तो इस पार्ट के अंदर इन्होंने क्या किया, एक नया आर्टिकल भी जोड़ दिया, आर्टिकल 51A। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना, क्योंकि आर्टिकल भी सेम चीज, सिमिलरली 395 पहले जो भी अभी 395 अभी है, पहले जो थे सब लिखे गए थे। अब उनमें से बीच में तो कोई संख्या है नहीं, तो उन्होंने ए लगा, 51A बहुत इंपॉर्टेंट है। यही अगर इस पार्ट में से आएगा तो यही पूछेंगे कि कोई भी आर्टिकल 395 आर्टिकल में से मैं आपको अगर कोई भी एक आर्टिकल अगर याद करने का बोलूंगा ना, तो यही एक आर्टिकल है कि हमारे मूलभूत जो कर्तव्य है उनके लिए कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल 51A। उसमें 11 मूलभूत कर्तव्य है, वेल एंड गुड 11 बहुत अच्छी, 51 भी एक अच्छी संख्या है। हमारे यहाँ पे नेत्र रोग आते ही या कहीं थी जाऊँ तो या तो 51 रुपया डालो थाली में या 11 रुपया खातो, तो आपके लिए शुभ मुहूर्त, शुभ चीज़ें और हमारे लिए ड्यूटी है। तो याद रखना बहुत सिंपल है, 51A और 11। अगर ऑप्शन आवे तो शुभ मुहूर्त आड़ो देख और ऑप्शन टिक लगा दिया, ठीक है। तो मतलब बहुत सिंपल सी चीज़ें, या तो 51 या 11 बहुत शुभ चीज़ें मानी जाती है। एक का आंकड़ा हमारे हिंदुओं में, तो ये चीज़ है 11 इसमें टोटल हमारे दी गई है ड्यूटी की। ये हमारी 11 ड्यूटियां हैं जो जो हमें करनी चाहिए। सिमिलरली डीपीएसपी के सिमिलरली ये भी केवल और केवल हमें ऐसा बताया गया, अगर हम करें या ना करें, अगर नहीं करते हैं तो कोई दंड का प्रावधान नहीं है इसमें कि कोई सुप्रीम कोर्ट चला गया कि ये तो यार ड्यूटी का पालन नहीं कर रहा है। सिंपल, इसमें से भी यही 3 क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सा आर्टिकल 51A, क्या हम इसमें सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं? नहीं, इसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते। और इसमें
एक और क्वेश्चन बनता है कि कौन सी कमेटी की रिकमेंडेशन पे ये जो 11 है वो जोड़ी गई थी हमारी ड्यूटियां। तो वो थी स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह सरदार जी थे, सरदार जी सिंह लगाते हैं। स्वर्ण मंदिर अमृतसर में है, बहुत सिंपल सी चीज़ है। सिंह पीछे लगा तो सरदार होगा, सरदार होगा तो पंजाब का। पंजाब में कौन सी चीज़ फेमस है? स्वर्ण मंदिर। तो किसने बनाया था? स्वर्ण सिंह ने। स्वर्ण सिंह की कमेटी की रिकमेंडेशन पे 11 जो हमारे लिए शुभ है हमारे को ड्यूटियां दी गई 51A आर्टिकल के अंतर्गत। और वो कौन सी 11 याद करने की जरूरत नहीं, जनरली पर्यावरण को बचाना, ऐसी चीज़ें हमारे जो सांस्कृतिक ये ऐतिहासिक स्थल है उनको बचाना, मोनूमेंट्स को, उसके साथ में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स हैं उनके मूल्यों को रक्षा, ये सब चीज़ें तो नॉर्मल सी है, वो पूछेंगे नहीं आपको। तो इस आर्टिकल में आपके लिए यही है। इसके बाद भाग 6 से लेके ये आपका पहला आपका मैंने बताया काम का नहीं, जिसमें स्टेट्स और यूटीज है। दूसरे के अंदर सिटीजनशिप के बारे में रूल है, कौन कौन नागरिक हो सकता है, वो भी इसमें से नहीं पूछा जाएगा। तीसरे में मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट आपको बताए गए थे, ठीक है। इसमें 6 कौन से हैं वो आपको याद रखने हैं। चौथे में मैंने आपको बताया था डीपीएसपी, या आपको नीति निर्देशक तत्व कह सकते हो। इसमें आपको याद रखना है एक तो आयरलैंड, दूसरा इसमें आपको याद रखना है कि ये फोर्सेबल है कि नहीं है, हम इनके लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि नहीं जा सकते हैं, तो नहीं जा सकते हैं। फंडामेंटल राइट हमें दिए थे अधिकार, तो ये यूएस से लिए गए थे। डीपीएसपी में 2 चीज। उसके बाद अगले चैप्टर में 4th A में जो, क्योंकि ए इसलिए जोड़ा क्योंकि बाद में से जोड़ा गया था स्वर्ण सिंह, जो कि स्वर्ण सिंह सरदार जी थे, उनकी कमेटी की रिकमेंडेशन पे 11 जोड़ी गई थी और 51A आर्टिकल के अंतर्गत। और इसमें भी हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जा सकते हैं, ये भी फोर्सेबल नहीं है। अगर आप नहीं भी करोगे तो सुप्रीम कोर्ट इसके लिए नहीं जा सकते। बाकी 6-7 आगे के जो भाग है इसमें राज्य स्टेट जैसे भाग है, आपको आगे के राज्यों में कोई पूछेगा नहीं। मेनली ये जो मेन जिसमें अगर पूछने के अगर आपको भाग अगर कोई पूछेगा तो यही पूछेगा 4th A आर्टिकल कोई पूछेगा तो 51A, जो अब तक मैंने पढ़ाया इसमें से 2 ही पूछेंगे, 2 ही याद रखने हैं, ठीक है। 51A इसमें 11 ड्यूटी है और आयरलैंड जहां से हमने डीपीएसपी लिए हैं। अगला इसमें से आपकी जो इंपॉर्टेंट चीज बचेगी वो बचेगी इमरजेंसीज। इमरजेंसी मतलब नेशनल इमरजेंसी, इनको आप हिंदी में कह सकते हो राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्र आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल रहेगा। इसका मतलब क्या है? इसमें भी सामान्य से क्वेश्चन रहेंगे कि हमारे देश में जितने भी हमें ये जो मिले हैं आपको, अभी जो मैंने आपको बताया फंडामेंटल राइट है ना, जो जिसमें आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो, ये तो फोर्सेबल है नहीं। तो जैसे आपको फंडामेंटल राइट, या जो मैंने आपको कल संविधान में बताया था कैसे लोग वहां बैठ के कानून बनाते हैं, वही कॉपी पेस्ट जो संसद है वही कॉपी पेस्ट राज्यों में भी है। सांसद राज्य अपने एक लिमिट में कानून बनाते हैं। तो अगर हमारे देश में कोई ऐसी आपातकाल की स्थिति आ जाए, आपातकाल स्थिति क्या हो सकती है? अगर कोई दूसरे देश से हमारी लड़ाई हो जाए। अब अगर वहाँ लड़ाई हो जाती है तो हमें हमारा जो देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो एक तरफ सेंटर है, एक तरफ स्टेट है, तो अलग अलग गवर्नमेंट चल रही है पैरेलल। लेकिन जैसे ही कोई आपातकाल की स्थिति होगी तो वो पूरा एक हो जाएगा, उसमें फिर सेंटर स्टेट का कॉन्सेप्ट खत्म है। इसीलिए आपातकाल की स्थिति में अलग से प्रोविजंस लगाए गए कि, और उसमें एक और जो राष्ट्रपति है वही उसकी घोषणा करेगा। क्वेश्चन इसमें यही बनेगा, आपातकाल की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री नहीं करेगा, कैबिनेट उसको लिख के देगी और वो घोषणा कर देगा। जैसे ही घोषणा करेगा राष्ट्र। अब आपातकाल 3 प्रकार के होते हैं। पहला है नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल, पूरे नेशनल को खतरा हो किसी। और ये नेशनल इमरजेंसी कब कब लगती है? अगर कोई हमारी लड़ाई हो जाए किसी दूसरे देश के साथ में, या इंटरनल, पहले इसको इंटरनल एग्रेशन बोलते थे, जैसे अंदर से कोई आंदोलन, अभी इसको हटा दिया गया, अभी इसको आर्म रिबेलियन किया गया। यानी कि आर्मी अगर रिबेलियन कर रहे हैं, रिबेलियन इन द सेंस जैसे अगर जो हमारी डिफेंस है, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, वो सारे मिलकर हथियार लेकर गवर्नमेंट के खिलाफ हो जाए कि नहीं हम हमारी सरकार बनाएंगे, तो ऐसी स्थिति में तो ये नेशनल इमरजेंसी होती है। स्टेट इमरजेंसी क्या? जैसे कोई स्टेट अगर सेंटर का कहना मानना मना कर दे कि नहीं मैं तो कहना नहीं मानूंगी, या जो भी है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग कोई स्टेट नहीं चल रहा है, जो हमारे संविधान ने बताया उसके अनुसार अगर स्टेट नहीं चल रहा है तो सेंटर उस स्टेट के ऊपर स्टेट इमरजेंसी लागू कर सकता है। जो स्टेट इमरजेंसी है वो पर्टिकुलर स्टेट में भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। सेंटर में तो अगर नेशनल इमरजेंसी होगी तो पूरे देश में लागू होगी, पूरा देश उसमें वो लागू कर देंगे। लेकिन जैसे स्टेट की होगी तो पर्टिकुलर स्टेट, जैसे अभी जेएनके में लगाई थी, जैसे आर्टिकल 370 हटाया, आपको सब जानते होंगे आर्टिकल 370, जिसमें जम्मू पहले एक स्पेशल स्टेट था। जैसे ही आर्टिकल 370 हटाया तो वहां पे स्टेट इमरजेंसी लग गई थी। स्टेट इमरजेंसी जैसे ही लगी तो वो केवल जम्मू में लगी थी, बाकी राज्यों में इसका कोई महत्व, कोई फर्क नहीं पड़ा था, उनमें उसका कोई प्रभाव नहीं था। तो स्टेट इमरजेंसी को आप एक पर्टिकुलर एरिया पे भी लगा सकते हो। और तीसरी इमरजेंसी फाइनेंशियल इमरजेंसी, यानी कि अगर हमारे देश में कोई फाइनेंस का मतलब वित्तीय आपत्ति आ जाए, जैसे अगर कोई जो हमारा फंड है उसमें कोई कमी हो या इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाए, तो उस कंडीशन में हम फाइनेंस की इमरजेंसी लगाएंगे। और उसमें लिमिटेड स्टेट्स को जो फंड हम गवर्नमेंट से मिलते हैं सेंटर से, उसमें लिमिटेशंस हो सकती है, या सेंटर स्टेट्स को बोला जाएगा कि भैया ये खर्चा मत करो।
एक अपने घर की तरह लीजिए। अगर आपके घर में आप मेंबर हो, घर में अगर पैसों की कमी, किसी महीने अगर आपकी तनख्वाह नहीं आती फॉर एग्जांपल के लिए, या किसी जो किसान है उसके मान लो फसल खराब हो जाती है, तो उस घर में क्या जो आपके पापा रहेंगे या जो घर का मुखिया रहेगा वो यही आपको गाइड करेगा कि यार इस महीने या इस साल जो है, या जो फसल 6 महीने है, इस 6 महीने हम लोग थोड़ा कम खर्चा करेंगे, ड्रेसेस कम लेंगे, घूमने कम जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग नीचे वालों को निर्देश देते हैं, प्लस सबको ये निर्देश देंगे कि ये खर्चे कम करो क्योंकि इस बार आमदनी नहीं हुई है। तो सिमिलरली हमारे देश में भी फाइनेंशियल इमरजेंसी उसी का रूप है कि अगर पैसे कम होंगे तो स्टेट्स को भी निर्देश देंगे कि ये फंड आपको नहीं मिल रहे हैं, ये खर्चे कम करो। वही अगर आप घर के हिसाब से इसी का एग्जांपल लो कि स्टेट इमरजेंसी क्या है, आपके घर में आप 3-4 भाई हो, एक कोई बदमाश भाई है, तो आपके फादर उसके ऊपर 4-5 प्रतिबंध लगा देंगे कि भैया तू बदमाशी कर रहा है, तू कल से ना घर से बाहर कौन जानो, तने दूध जा खेलन कौन जानो, तू मोए बैठ अठी पट, और बाकी वाला बड़ा वाला भाई है वो उसको आंख मार के ऐसे निकल जाएगा और पढ़ने लगेगा। तो वही सिमिलरली यही देश सेंटर में काम किया गया है। बाहर से अगर हमारे किसी पड़ोसी से लड़ाई हो जाती है या किसी दूसरे से लड़ाई हो जाती है, तो कैसे अगर हमारे घर में भी आपस में थोड़ी बहुत अनबन है, तो जैसे ही बाहर से होगी लठ लेके एक साथ निकलते हैं कि नहीं यार आज तो तू आ, क्योंकि घर की चीज़ें हम भुला देते हैं। ये हमारे पहले भी जो पुरानी कहावतें हैं या जो भी हमारी हिस्ट्री है उसमें भी यही कहा, हम लोग इसी को पछता रहे हैं कि यार उस समय अगर हम एक होते तो आज भारत पे दूसरे मुगल राज नहीं करते या ब्रिटिश नहीं आता। तो सिमिलरली हम हालांकि पूरी तरह से उससे कुछ सीखे नहीं हैं, परंतु कहते ऐसा ही हैं, तो वैसे ही हमने कानून में ऐसा लिख दिया है। तो और करेंगे ग्राउंड में अगर वार होगा ऐसा तो पता नहीं, क्योंकि अभी जैसे सर्जिकल स्ट्राइक्स वगैरह हुई थी तो आपने देखा था कि कांग्रेस पूरी तरह से देश के साथ में बीजेपी के साथ नहीं खड़ी हुई थी। तो प्रैक्टिकली ये सब चीज़ें पॉसिबल होनी नहीं है, ठीक है। कानून में पहले भी लिखा था, आज भी हम बोल रहे हैं कि यार पहले एक होते, आज भी नहीं हुए, आगे भी नहीं होंगे, ठीक है। तो ये 3 इमरजेंसी थी। इमरजेंसी में आपको केवल और केवल स्टेट्स की भी थोड़ा उसका जो आर्टिकल है वो याद रखना चाहिए, 356, 356, 3 का डबल 6 सबसे पीछे, बीच में 56, इस ट्रिक से याद कर लो या रट लो, एक ही ऑप्शन है, ठीक है। तो आर्टिकल मैंने आपको 2 ही बताए हैं, 51A एक अच्छा शुभ 51 रुपया नेत्रो खाते हो, पुराने जमाने में 51 रुपया बहुत बड़ा हुआ करता था, ठीक। तो 51 रुपये नेत्रो। और दूसरा आर्टिकल मैं आपको याद करने के लिए बोलूँगा स्टेट इमरजेंसी, क्योंकि नेशनल और फाइनेंस को आपको नहीं पूछेंगे, स्टेट रीट स्टेट्स का एग्जाम है, स्टेट्स पे ज़्यादा फोकस रहता है, तो ये ज़्यादा पूछने के चांस है स्टेट इमरजेंसी। और इसको एक पर्टिकुलर स्टेट्स पे लगा सकते हैं या उस पर्टिकुलर स्टेट्स के एक पर्टिकुलर मतलब कि यही एक राजस्थान में ही लागू होगी, और उसको डिक्लेयर कौन करेगा, ये इसमें ऑप्शन आएगा गवर्नर और राष्ट्रपति। आप वहीं कंफ्यूज जाओगे, नहीं, कुछ सोचना ही नहीं है, राष्ट्रपति। जहां आपको अपॉइंटमेंट का डिक्लेरेशन का कुछ भी आए, राष्ट्रपति। गवर्नर तो राष्ट्रपति का चेला है, बस ये समझ लो, जैसा राष्ट्रपति बोलता है वैसा। अगर लागू करनी हो तो गवर्नर लिख देगा कि यार ये स्टेट ना काम नहीं कर रहा, थोड़ा इसको इमरजेंसी लागू कर दो, तो वो कर देगा। तो इसमें अगर स्टेट में ये पूछेगा कौन डिक्लेयर करता है, राष्ट्रपति, और वापस उसको खत्म कौन करेगा, राष्ट्रपति, सिंपल। तो ये था आपके इमरजेंसी के प्रोविजन से। इसके अलावा आपके जो कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितनी भी चीज़ें हैं, मैंने आपको कल बताया, आज बताया, इसमें आपको इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। अब जो अगला मेरा वीडियो रहेगा वो स्टेट से कंसेप्ट रहेगा कि मुख्यमंत्री, आपके यहाँ के काउंसिल्स, गवर्नर का तो हालांकि मैं पढ़ाया भी था, जो बचा है उसमें गवर्नर, और यहाँ का जो जिला परिषद, जो यहाँ की चीज़ें, पंचायती राज कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें स्टेट्स की प्रोस्पेक्टस से नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, और वो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। पीडीएफ की आप चिंता ना करें, मैं आपका बाद में नोट के फॉर्मेट में अपने इसमें डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहाँ से पढ़ लेना। जैसे ही 1-2 बार पढ़ोगे तो जैसे एग्जाम में आएगा आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे। वीडियोस आपको संविधान के ऊपर और भी बहुत मिलेंगे, और मेरे से ज़्यादा अच्छे पढ़ाने वाले मिलेंगे, क्योंकि मैं प्रोफेशनल टीचर नहीं हूँ। मैं तो ये केवल एक अपने, मेरी सिस्टर ही है, उनको पढ़ाना था, तो मेरे पास इतना टाइम था कि मैं रोज़ आके पढ़ाऊँ, क्योंकि मेरा खुद का टाइमिंग ऐसा था, मैं रात को लेट आता हूँ और फिर तब तक वो उसका टाइमिंग, तो उस हिसाब से मैं बना के उसको दे रहा हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि इस वीडियो से आपको केवल वो कंटेंट मिलेगा जो एग्जाम में आने की 80% संभावना रखता है। यानी कि आज मैंने आपको मुश्किल से 10 चीज़ें बताई होगी जो आपको याद रखनी है। आप कोई भी किताब खोलोगे उसमें एक टॉपिक पे, एक संसद के ऊपर कम से कम 50 चीज़ें मिल जाएगी। आपको ये नहीं पता 50 में से याद कौन सी करनी है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन सी है। और ये अगर पता भी रहेगा तो आप छोटी वाली चीज़ें याद करके और बड़ी वाली चीज़ों को बराबर महत्व दोगे, फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा, ना तो जो कम महत्वपूर्ण है वो याद रहेगी, ना जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है वो याद रहेगी, दोनों में कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मेरा यहाँ ये बनाने का तात्पर्य है कि जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये जो डीपीएसपी का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, नीति निर्देशक तो कौन से देश से लिए गया, आयरलैंड से, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, ये कम से कम 100 एग्जाम में पूछा गया है, और पूछा ही जा रहा है और पूछा ही जाएगा। और फिर भी लोग इसमें जाके वहाँ कंफ्यूज जाते हैं, यार आयरलैंड था कि यूके था, यूके था कि यूएस था, कुछ सोचना ही नहीं है। आयरलैंड है, जहाँ चीज़ पे, जहाँ की एनी बेसेंट आई थी, एनी बेसेंट का देश आयरलैंड था, उसने थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना की थी, वो भी आयरलैंड की। आयरलैंड जो हम सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं लोह पुरुष आयरमैन, है ना। तो सिंपल सी चीज़ें, 2 ही देश मैंने आपको याद कराए हैं, आयरलैंड और यूके। यूके कहाँ से, फंडामेंटल, सॉरी यूएस, जो कि अमेरिका है, और फंडामेंटल राइट, क्योंकि वो ज़्यादा ताकत रखते हैं।
तो मेरा मतलब ये था कि मैंने आपको वो चीज़ें बताई है जो आपके प्रोस्पेक्टस से इंपॉर्टेंट, और ये तो याद करनी ही है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये ना करो। क्वेश्चंस आने के चांस 80% इसी में से है, और आप अगर 20-25 चीज़ें लिख के अगर आपके 80% चांस बनते हैं अगर क्वेश्चन सॉल्व करने के, तो आपको करना चाहिए। मेरा केवल यही तात्पर्य था ये सब बनाने का। तो हमने पिछले में जो संसद देखा, आज उसमें जो संसद से कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जो भी चीज़ें बची थी 22 भाग में से, ये 22 भाग बाकी आपके लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है 22 में से, ये बस यही 2-3 थे। पीछे वाले जितने भी भाग हैं उसमें तो लंबे चौड़े भाग है, फाइनेंस, ट्रेड, कॉमर्स, उसके बाद में यूटीज़ का अलग रहेगा, स्केड्यूल्स एरिया, स्केड्यूल्स स्टेट्स, ये सारी चीज़ें आपको वो सब पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। आपको अगर आएगा तो संविधान से संबंधित आएगा, नहीं तो स्टेट से संबंधित आएगा, जो मैं अगली वीडियो में बता दूंगा। तो अगला स्टेट्स का रहेगा, और इसमें आपको मैंने संविधान का सारा बता दिया। जो भी चीज़ें छूट गई होगी अगर एक दो, तो वो आपको जो मैं नोट्स लिखूंगा उसमें लिखी रहेगी, तो वहाँ से आप कमेंट में लिख देना कि ये चीज़ समझ नहीं आई, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर कहीं किसी और सोर्स से वो समझ लोगे तो वेल एंड गुड। हमारा उद्देश्य आपको चीज़ें समझ आनी चाहिए, जब एग्जाम में बैठो ऑप्शन देखते ही आंसर आपके दिमाग में आना चाहिए। थैंक यू।